से शंकर लाल तिवारी जी वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के पूर्व विधायक हैं। कांग्रेस से संदीप सबलोग जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही सबलोग जी की जिस तरीके से कमलनाथ कह रहे हैं कि आदिवासियों की अधिकार यात्रा, आदिवासियों के अधिकार से वंचित रखा शिवराज सरकार ने अभी और पहले जो 15 साल हैं उनमें, तो आपने आदिवासियों के लिए क्या किया ये आपसे जानना चाहेंगे। महेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी जिन आराध्य प्रभु भगवान श्री राम जो इस दुनिया के, इस भारत के आराध्य हैं, उनके नाम पे राजनीति करके ढोल बजाने का काम तो बहुत किया, लेकिन भगवान श्री राम ने जिस शबरी के जूठे बेर खाए थे उसके समुदाय के अधिकारों को, हकों का छीनने का काम इन पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 15 साल की सरकार ने आदिवासियों की जमीनें और जंगल से उनको बेदखल करने का काम किया और उनको रोजी रोटी से मोहताज करने का काम किया। कांग्रेस की सरकार बनी थी तो हमने जंगल पर आदिवासी का अधिकार बताया, हमने जंगल की जमीन पर आदिवासी का अधिकार बताया और उनको पट्टे दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने माफियाओं को संरक्षण देके उन गरीब, बेरोजगार और वंचित लोगों से उनकी जमीनों को छीनने का काम किया, उनके जंगल को छीनने का काम किया और जंगल से मिलने वाली जो बहुत सारी कीमती, चाहे दवाइयां हो, चाहे लकड़ियां हो, चाहे फल हो, उन सब पर भारतीय जनता पार्टी के माफियाओं ने कब्जा करके उनको वंचित करने का काम किया है। पिछले 15 महीनों में जब कमलनाथ जी की सरकार आई, हमने नए सिरे से आदिवासियों की सुरक्षा, आदिवासियों के सम्मान के प्रयास शुरू किए। आदिवासी क्षेत्रों में हमने कोचिंग संस्थान शुरू किए, जिसका परिणाम है कि वहां पर पीएससी में और बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में वहां से लोग निकलना शुरू किए। भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पे और वर्ग के नाम पे बांटने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से, जब से भारत में संविधान की और सरकारों की स्थापना हुई है, राष्ट्र की राजनीति की और समाज की राजनीति की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1980 में अपने जन्म के समय से जाति, वर्ग और संप्रदाय के नाम पे राजनीति करती आई है। हम तो आदिवासियों के हितों के लिए लड़ते आए, जिसका परिणाम है कि आज बड़वानी में 25,000 लोगों को प्रशासन और पुलिस द्वारा रोकने के बाद 1 लाख से ऊपर आदिवासी वहां पर मौजूद थे। ये इस बात का प्रमाण है कि आदिवासियों का विश्वास आज भी कांग्रेस के साथ है, माननीय कमलनाथ जी के साथ है। ठीक बात, आदिवासियों का विश्वास जो है कांग्रेस के साथ है और कमलनाथ जी के साथ है। शंकर लाल जी, सबलोग जी ने बता दिया कि शुरू से ही कांग्रेस आदिवासियों की हितों की रक्षा के लिए संकल्पित है, आप क्या कहेंगे? अगर आदिवासियों की रक्षा के लिए शुरू से ही संकल्पित है तो आजादी के 50-60 साल इन्होंने काम किए। 15 साल में कमलनाथ जी ने आज कहा है कि 15 साल से सरकार चला रहे हैं और आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। यानी सरकार न हो गई, मुख्यमंत्री मंत्री न हो गए, जैसे कोई ठेकेदारों के खिलाफ बोल रहा हो कि ये शोषण कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ इस तरह की थोथी बातों से कुछ नहीं होने वाला। वास्तविकता ये है, ये मेरा व्यक्तिगत आरोप है कि कांग्रेस ने उन आदिवासी वनवासी बंधुओं की कोई सुध नहीं ली। उनके लिए सिर्फ वोट बैंक बनाने का काम ये करते रहे, जो अभी भी कमलनाथ जी करने निकले। इसके अलावा कोई आदिवासियों का दर्द हो नहीं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावा और अन्य सामाजिक संगठनों ने आदिवासी क्षेत्र में और बीजेपी की सरकार ने विशेष करके, मैं भी आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से 15 वर्षों से जुड़ा हूँ। एक बजट में पड़े हैं, एक मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, मुझे याद है, पर डिबेट में वो सारी बात नहीं कही जा सकती। शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी बच्चों को पढ़ाने का पूरा जुम्मा, चाहे वो विदेश में जाकर के पढ़े, चाहे देश किसी बड़ी संस्थान में जाकर के पढ़े। पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय किया कि सारी शिक्षा, यहाँ तक कोचिंग का भी सारा का सारा खर्चा वो सरकार उठाएगी और उनमें से योग्यतम बच्चों को जहाँ जिस योग्यता के आधार पर वो पढ़ना चाहे उनको पढ़ाने के लिए पूरी की पूरी मदद करेगी। इतनी नहीं, मैं विनम्रता से कह रहा हूँ, आज्ञापूर्वक कह रहा हूँ कि हवा में लट्ठे न चलाइए, भाषणबाजी मत करिए, ये डिबेट है।
ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई संभाग नहीं है प्रदेश का। आदिवासी क्षेत्र तो है ही है, पर इसके अलावा जो नॉन आदिवासी क्षेत्र भी थे, वहाँ भी आदिवासी छात्र पढ़ने के लिए जितने छात्रावास, मैं संख्या उसकी पूरी नहीं बता पाऊंगा, पर हजारों संख्या, 5 फिगर के आसपास हॉस्टल अगर बने तो माननीय शिवराज सिंह जी के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम पे बने। मैं जल्दी से आपको कहना चाहता हूँ कि जो आरोप लगा है वनाधिकार पट्टे, मैं आदरणीय विश्वकर्मा जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आपके कंप्यूटर में सब एक एक बातें दर्ज है। जितने वनाधिकार पट्टे भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी बंधुओं वनासी बंधुओं को दिए, पहले दे दिए गए होते तो हम कहाँ से दे देते। आपने सब कुछ कर दिया, हमने कैसे पट्टे बांटे। और इतने ही नहीं, वनोपज आप शोध करा लीजिए, वनोपज के मामले में स्पष्ट तरीके से प्रावधान बनाए गए कि वन उपज उनकी दलाल, कमीशन एजेंट और अड़तिये या व्यापारी खरीद के औने पौने दाम पे न ले जाए। सरकार ने खुद उसे खरीदना शुरू किया और जिससे वनवासियों बंधुओं के जेब में पैसे आए, उनकी आर्थिक उन्नति हुई। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उनके छात्रावास बनाने के मामले में, ये सारी बातें उन्होंने जो है तो शिवराज सिंह ने इस तरह की है जिस तरह किसी दरिद्र नारायण की सेवा का व्रत लेकर के भारतीय जनता पार्टी निकली। दीनदयाल जी का कहना था अंत्योदय, इसलिए हम पर उंगली मत उठाओ कि हमने आदिवासियों को शोषण किया है, ये पाप है। आदिवासियों का शोषण 60 साल तक आपने किया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार हो, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, उसने इनकी तरफ पहली बार ध्यान ही नहीं दिया। इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के दरवाजे खोल दिए, खजाने खोल दिए। ठीक बात, यानी भाजपा ने खजाने खोल दिए आदिवासियों के जीवन स्तर को उठाने। राजेश जौहरी जी, अब आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, लगभग पूर्व विधायक जी को भी सुना और कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या लगता है कि आदिवासियों का यदि कल्याण जो है कांग्रेस कर रही थी तो पहले कांग्रेस की सरकार रही, अब आदिवासियों का कल्याण भाजपा कर रही है तो भाजपा की सरकार 15 साल रही और 15 महीने छोड़ने तो अभी है, तो ऐसे में क्या अभी भी इनको अधिकारों की आवश्यकता है? बात है, इस पूरे जो जितने भी जहां पे भी चाहे कांग्रेस अधिकार यात्रा निकाले या भाजपा उसका विरोध करे या भाजपा और कोई नई चीज करे, एक चीज अच्छी हुई है कि पहली बार आदिवासियों को वोट बैंक नहीं समझा जा रहा है, क्योंकि अब वो जागरूक हो गए हैं। पहले क्या होता था कि चुनाव से पहले बस उनके यहाँ बकरा और शराब पहुंचा के और नेता खुश हो जाते थे और उसके बाद 5 साल उनकी तरफ जाते भी नहीं थे। अब कम से कम दोनों पार्टियों को समझ में तो आया कि वो भी मानव है, वो भी इंसान है और उनका भी एक ही वोट है जैसे बाकी समाजों का वोट है। पहली बात। ठीक बात। दूसरा, 21.1% पॉपुलेशन है अपने प्रदेश में, आदिवासियों की लगभग 1.5 करोड़ लोग हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या है, निर्णायक स्थिति है इनकी। और जहां तक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात, जो वन अधिकार अधिनियम की बात अभी सब लोग साहब ने भी कहा और आपने तिवारी जी ने भी कही, तो आप देखिए जब पी चिदम्बरम ने जब इस एक्ट को जब पास हो गया, कानून बन गया, उसके बाद पी चिदम्बरम से पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि आपने क्यों किया, तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे मजबूरी में करना पड़ा, ये आदिवासी, ये रिकॉर्ड पे है ये सब, कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टियां थी हमारे एलाइज से, उनके प्रेशर में ये करना पड़ा और उसके दुष्परिणाम आज हमको दिख रहे हैं। बीजेपी कह रही है हमने ज्यादा पट्टे बांट दिए। अरे पट्टे कहाँ से बांटोगे? एक उसकी डेट थी, एक डेडलाइन थी, वो डेडलाइन निकल गई, उसके बाद भी पट्टे बांटे जा रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, आप जंगल क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप जंगलों में, आज आपको बताएं, हमारे पास इतनी सारी घटनाएं हैं कि जंगलों पे कब्जे हो जाते हैं, फॉरेस्ट वाले जाते हैं, फॉरेस्ट वाले एक कुछ वो उनकी कार्रवाई होती है, फिर ग्राम सभा से पास होता है। एक डेडलाइन बनाई थी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में, वन अधिकार अधिनियम में, उस डेडलाइन से काफी आगे निकल गए हैं, पर अभी भी पट्टे बांटे जा रहे हैं। तो कुल मिला के उस कानून की आड़ में जंगलों का सत्यानाश कर रहे हैं, सिर्फ अपनी पार्टी के वोट बैंक बनाने के लिए। तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि वोट बैंक नहीं समझा जा रहा और फिर कह रहे हैं वोट बैंक बनाने के लिए, तो वोट बैंक तो समझा ही जा रहा है ना राजेश जी? नहीं, अभी उसका
कारण है आपको बताए, जो एकदम से अभी कारण ये है, एकदम आपने 5 तारीख का संडे का एक बहुत बड़ी चीज देखी होगी, नीमच में एक आदिवासी महापंचायत हुई, क्योंकि वहाँ पे एक आदिवासी भाई को गाड़ी से खींच के और उसको काफी मारा, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो उस मौत के बाद जो है भील मुक्ति मोर्चा, जयस भीम सेना और कम से कम 7-8 और संगठन थे, वो सब एक हो गए। और वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज ये हुई है, बहुत अच्छी कहेंगे, यह एक यूनिक चीज हुई है कि एससी और एसटी दोनों इकट्ठे आए और लड़के और लड़कियां बराबर संख्या में थे, यंग बच्चे थे, वो सब के सब थे और उनमें आक्रोश था। तो अब कांग्रेस और बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि अब ये वैसे नहीं रहे कि वही शराब और बकरे से काम हो जाएगा, अब इनके लिए ग्राउंड पे करना पड़ेगा। और अच्छी बात ये है कि ये दोनों लोग आपस में कंपटीशन करें, आदिवासियां कैसे भला कर सकते हैं, बजाय पट्टों पे ये उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दें, ये उनको रोजगार के अवसर दें, ये उनको पढ़ाई लिखाई के अच्छे और अवसर दें। अभी भी कई जगहों पे सड़कें नहीं है, कई जगहों पे पुल नहीं है, जहाँ बारिश में बंद हो जाता। तो सवाल ये है कि कुछ कहीं ना कहीं आदिवासी वनवासी समाज के लिए ये अच्छा हो रहा है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियां जो प्रमुख पार्टियां फोकस कर रही हैं, यानी कि उस कम्युनिटी पे विशेष तौर पर फोकस कर रही हैं दोनों पार्टियां। सब लोग जी, कमलनाथ जी ने वहां पर कहा अपने संबोधन में कि आदिवासी क्षेत्रों में कोई रेमडेसिविर की कमी नहीं होने दी, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। उन्होंने बिल्कुल कोट करके कहा पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला रहा जहां आदिवासी वर्ग को ये कमी नहीं होने दी। तो तब तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे पूरे प्रदेश के, तो क्या अब कमलनाथ जी पे भाजपा ये आरोप नहीं लगाएगी कि उन्होंने केवल पूरे रेमडेसिविर इंजेक्शन वहां पर दे दिए छिंदवाड़ा के लिए, पूरे ऑक्सीजन की व्यवस्था छिंदवाड़ा कर रहे थे, मध्य प्रदेश में बाकी जगह भी तो कोई बात थी ना? जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय मध्य प्रदेश में कोरोना अपने चरम पे था, ठीक बात है, चरम पर था, लेकिन मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं। चरम पर तो था, तब सरकार बदल गई थी आपकी। चलिए शुरुआत की भी अगर बात करें तो 20 मार्च के बाद अप्रैल के महीने में 2020 में कोरोना ने अपनी दस्तक मध्य प्रदेश में दी है। तब कांग्रेस की सरकार हट चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हो चुकी थी और कमलनाथ जी ने अपने स्वयं के प्रयासों से उन तमाम बड़ी कंपनियों से संपर्क करके अपने लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ ग्वालियर में भी आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, वहां भी उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन की और आपका ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई थी। तो ऐसा नहीं है कमलनाथ जी केवल छिंदवाड़ा के नेता है, कमलनाथ जी पूरे प्रदेश और देश के नेता है। लेकिन चूंकि छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक पालक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती थी, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जो आज आशीर्वाद यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकाल रही है और कांग्रेस की अधिकार यात्रा को धोखा यात्रा कह रही है, तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सम्मानीय हमारे प्रवक्ता प्रदेश उपाध्यक्ष सम्मानीय शंकर लाल जी से प्रश्न उठाना चाहता हूं कि अगर आप इसे धोखा यात्रा कहते हैं और अपनी भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को आशीर्वाद यात्रा कहते हैं, तो आप किस बात का आशीर्वाद लेने मध्य प्रदेश की जनता से निकले? क्या रेमडेसिविर की कमी होने का आशीर्वाद लेने निकले हैं? क्या लाखों मौतों का श्रेय लेने के लिए आशीर्वाद लेने निकले हैं? क्या प्रदेश के हजारों युवाओं के रोजगार छीनने का आशीर्वाद लेने निकले हैं? क्या लगातार बढ़ती हुई महंगाई का आशीर्वाद लेने निकले हैं? चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, तो ये आशीर्वाद यात्रा हो चाहे अधिकार यात्रा हो, इसको उंगली उठाने के बजाय हमें मुद्दों पे बात करना चाहिए। आपके बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि अधिकार यात्रा निकालना जो है गलत है कमलनाथ जी का, तो आपका आशीर्वाद यात्रा निकालना तो पश्चाताप से बढ़ के है। आपको पश्चाताप यात्रा निकालना चाहिए, आपको क्षमा यात्रा निकालना चाहिए। अपने दुष्कर्मों को ढांकने के लिए इस तरह का ढिंढोरा पीट के जनता को मूर्ख बनाना बंद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ठीक बात है। तिवारी जी, सब लोग जी कुछ कह रहे हैं। सब लोग जी ने बढ़िया कहा है, पर उनको अगर तथ्यों के हिसाब से कोई बात करते, आपके सवाल का उत्तर देते कि यदि कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि मैंने छिंदवाड़ा में और जमीन आसमान एक कर दिया कोरोना पीड़ितों को, तो मेरा पहला बड़ा विनम्रता से, बहुत बड़े नेता है वो, बुजुर्ग है, मेरा आग्रह उनकी कांग्रेस से कि क्या वहाँ जो सरकारी साधन थे, वहाँ जिला अस्पताल थी, वहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया है, ये जो सारा तंत्र जो सरकार की तरफ से जो साधन उपलब्ध कराए गए वो कमलनाथ जी की और कमलनाथ जी की पार्टी की जेब के थे क्या? और बिना इसके सुनील सूद ने भी कुछ रेमडेसिविर मंगवाए और देश के जहाँ से उनको फोन गए उन्होंने व्यवस्था करी। सुनील सूद फिल्म एक्टर है, आप सब अपने चैनल में दिखाया है। इस तरह और भी कई लोगों ने करी। कांग्रेस के नेता है सोनू सूद,
मैं नाम जरा गलत बोल गया था उनका, सोनू सूद। और इसी तरह मैं धन्यवाद करूंगा अगर कमलनाथ जी ने भी कहीं कुछ इंजेक्शन ला करके भेज दिए, और विशेषकर अपनी पार्लियामेंट्री सीट में है उन्होंने जहानपुर नाथ जी मात्र 25,000 से जीते थे, वहाँ उन्होंने कुछ रेमडेसिविर ऑक्सीजन मंगा के दे दी, इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैं धन्यवाद करता हूँ। पर बिना शासन के संसाधनों के क्या वहाँ कोरोना से लड़ाई हुई है? और शासन के द्वारा जो प्रदर्शित किया गया मैंने और कर्मचारी बंधुओं द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, वो इनकी पूंजी थे कांग्रेस वालों की। और इसलिए ये कहना कि पूरे, आपने पूछा था पूरे मध्य प्रदेश के नेता है और उन्होंने छिंदवाड़ा में सब कुछ काहे ला करके उड़ेल दिया। अगर नेता प्रतिपक्ष पूरे प्रदेश का सवाल उठाएगा तो मध्य प्रदेश की बात करेगा, छिंदवाड़ा की बात नहीं करेगा। और कांग्रेस के मित्र मेरे प्रवक्ता जो कह रहे हैं, मैं एक बात साफ कह रहा हूँ कि कोरोना की लड़ाई अगर लड़ी है तो सामाजिक संगठनों ने लड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ी है, सरकार ने और स्वास्थ्य कर्मियों ने, पुलिस कर्मियों ने, कलेक्टर्स ने लड़ी है। और ये लड़ाई जो है जनता के सहयोग से पहली बार भी, दूसरी बार भी लड़ी गई है। इसमें कमलनाथ जी तो ट्वीट करते रहे, ट्वीट करके किसी उद्योगपति से कुछ सैकड़ा 500 1000 इंजेक्शन मंगवा करके दे दिए तो वही हमने ही तीर चला लिया। इस तरह के मैंने भ्रांतिपूर्ण प्रचार और सरकार की आलोचना कहीं से बनती नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आदरणीय कमलनाथ जी बहुत बड़े नेता है, कांग्रेस में इस समय दोनों पदों में है, अध्यक्ष भी वही है और पार्टी भी उन्हीं को चलाना है, नेता प्रतिपक्ष भी वही है। पर आदिवासियों के नाम पर कांग्रेस और कमलनाथ जो ये यात्रा निकाल रही है, ये इससे बड़ा ढोंग कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल, इससे बड़ा ढोंग कुछ नहीं हो सकता है। राजेश जौहरी जी, और गली गली ढपोर संघ बजाने निकले कमलनाथ जी, और इसलिए मैंने माननीय अध्यक्ष को कहना पड़ा कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है आदिवासियों के नाम पर आंसू बहाने का। 60 साल तक उनकी दुर्गति इन्हीं कांग्रेस की सरकारों ने किया है, और आज वोट बैंक बनाने निकले कमलनाथ। इसलिए कहा गया है अध्यक्ष जी द्वारा, आदरणीय शर्मा जी द्वारा, कि कोई अधिकार नहीं है कांग्रेस के प्रतिनिधित्व की आदिवासियों की। ठीक बात। राजेश जौहरी जी, जिस तरीके सब लोग जी ने कहा कि इन्होंने जन आशीर्वाद मांगा तो ठीक, और हम अगर जन अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं तो गलत, ऐसा क्यों? क्या कहते हैं आप? लोकतंत्र है ये, और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को, दोनों राजनीतिक पार्टियों को जनता के बीच में जाने का पूरा अधिकार है। हाँ, दोनों को एक दूसरे का, उनकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी है उनका विरोध करना। तो इसलिए कांग्रेस बीजेपी का विरोध करेगी, बीजेपी कांग्रेस का विरोध करेगी। पर हम आपको एक और अभी घटना याद आ गई, तिवारी जी और सब लोग साहब बात कर रहे थे, तो क्या हुआ था कि एक रिसर्च टूर था पातालकोट का छिंदवाड़ा में। तो जब विजय शाह वो बने अपने आदिवासी वाले जो वनवासी, हाँ, इसके मिनिस्टर थे जी, तो इन्होंने क्या किया, देखिए आप, वो खुद एक वनवासी हैं, इन्होंने क्या किया, अभी तक वहां पे क्या होता था कि लोग पातालकोट सिर्फ एक टूर के तौर पे जाते थे, अधिकारी मंत्री सब जाते थे और घूम फिर के आते थे, उन लोगों से बात करके कुछ खाने पीने का दे आए। इन्होंने वहां पे स्कूल खोले और वहां के बच्चे जो ऊपर आके पढ़े थे उनको ही 8वीं और 10वीं वालों को टीचर बनाया। और वहां पे आज आप पातालकोट जाके देखिए, बिल्कुल बदल गया है पिछले करीब 7-8 सालों में। तो इस तरह का जो ग्राउंड वर्क की जरूरत है हमको। देखिए आज नारों से, स्लोगन से अब काम नहीं चलेगा। अब आदिवासी बच्चे, आपको जो नीमच वाली घटना है उसमें जो बयान थे टोटल, उसमें एक बहुत बड़ा बयान दिया एक यंग आदमी ने कि हम भी तालिबान बन सकते हैं। ये इस बात की गहराई को समझे कांग्रेस और भाजपा। बिल्कुल, अब ग्राउंड पर काम करने की आवश्यकता है। यस, बिल्कुल, ग्राउंड पर काम करेगी जो दल करेगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, और जो आदिवासियों के हितों का ख्याल रखेगा उसके लिए आदिवासी खड़े रहेंगे, क्योंकि अब जागरूकता आदिवासियों में भी आ गई है। अब वो आदिवासी या वो दौर खत्म हो गया है जो जैसा राजेश जौहरी जी कह रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, समय निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सब लोग जी आपका, बहुत शुक्रिया तिवारी जी आपका, और बहुत शुक्रिया राजेश जौहरी जी आपका। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश जातिवादी राजनीति चरम पर है। अब तक बात विकास और जनहित के मुद्दों पर होती थी, लेकिन अब कभी ओबीसी तो कभी आदिवासी को लेकर सियासत भड़क रही है। देखना है कि इस सियासत का किसे कितना फायदा मिलता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।